हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉक पॉलिटिक्स पर। और मैं हूं हिमांशु निर्माण, और मेरे जितने भी देखने वाले दर्शक हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं भारत के जाने माने डिफेंस एनालिस्ट और इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर सर, जिनसे हम आज जानने की चर्चा करेंगे जो अभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो अभी एक देश में सिविल वॉर के हालात हो रहे हैं, जिससे हम भली भांति परिस्थिति हैं। और वो देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में यूएस आर्मी की जो एक डेडलाइन डेट है, जो कि वहाँ से अपनी जो फोर्सेस को विड्रॉ कर रहे हैं सितंबर 11 2021 से पहले पहले। उसके बाद से एक बहुत ज़्यादा केओस की वहाँ पे स्थिति आ चुकी है, जिसमें तालिबान जो है वहाँ का मुख्य विपक्ष विद्रोही गुट है, उसने काफ़ी सारे वहाँ के महत्वपूर्ण जिलों पे कब्जा कर लिया है। और जो अफगानिस्तान की आर्मी है और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको बेदखल करते हुए वो आगे बढ़ रहा है। और इस बारे में जो भारत है, भारत ने देखिए पिछले 20 सालों के अंदर अफगानिस्तान में काफ़ी डेवलपमेंट किया है, और काफ़ी भी एक हालात जो है चिंताजनक बने हुए हैं। और आज हम इन पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे राजन सर के साथ में कि जो जो हालात बन रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा भारत पर और इस पूरे उपमहाद्वीप में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद हिमांशु। जी। तो सर, मेरा सर आपसे सर कुछ सवालों में का सर तकाजा है, और कुछ मेरे सर सवाल हैं, जिसमें पहला सर मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आप क्या मानते हैं कि सर जो अफगानिस्तान है वो मिलिट्री हेल्प क्यों मांग रहा है इंडिया से, जबकि यूएस आर्मी और यूएसए ने उनको काफ़ी सारे वेपन्स और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराए हुए हैं पहले से ही। उसके बारे में सर आप आपकी क्या मानते हैं? हिमांशु, जो अफगानिस्तान के हालात अभी बने हुए हैं वो काफी चिंताजनक है। और मिलिट्री के बारे में बात करने से पहले ये बहुत जरूरी होगा आपके व्यूअर्स को बताना कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अफगानिस्तान में कैसे बनते हैं, और ये अफगानिस्तान का जो लोकेशन है और जो उसका जो स्टार्टा है वो उसको एक स्ट्रेटेजिक पद्धति में क्यों लेके जाते हैं। अब आप अगर अफगानिस्तान को देखेंगे तो ईस्ट और साउथ में पाकिस्तान, वेस्ट में ईरान, और नॉर्थ में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, और चाइना नॉर्थ ईस्ट में। तो आप देख सकते हैं कि ये जो जियो स्ट्रेटेजिक उसकी लोकेशन है, उसको हम क्रॉस रोड्स ऑफ एशिया भी बोलते हैं अफगानिस्तान को। 32 मिलियन पॉपुलेशन, जिसमें पश्तून्स, ताजक्स, हजारस और उज्बेक्स हैं। और इंडिया का लिंक जो अफगानिस्तान से बनता है वो इंडस वैली से ताल्लुक रखता है, क्योंकि सिविलाइजेशन है जो दोनों कंट्रीज की वो कल्चरली जुड़ी हुई एक दूसरे के साथ। 1978 में अफगानिस्तान एक सोशलिस्ट स्टेट बना। आपको पता होगा कि सोवियत अफगान लड़ाई जो हुई थी 1980 तक चली थी, और 1996 में तालिबान ने अपना अफगानिस्तान में पूरा पूरा कब्जा कर लिया था। 2001 में 9/11 के इंसिडेंट के बाद तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अफगानिस्तान में दखल दिया और तालिबान को वहां से निकाला। और आज की स्थिति यह है कि अफगानिस्तान में 407 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें 157 के ऊपर कब्जा तालिबान का हो चुका है।
अफगान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो खाली 79 डिस्ट्रिक्ट्स पे कब्जा किए हुए हैं और 151 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कंटेस्टेड हैं, जहां पे किसी का भी कब्जा हो सकता है। कुछ एनालिस्ट ने कल ही इंफॉर्मेशन ये दी और ये आर्टिकल मैं डॉन में पढ़ रहा था कि ऑलमोस्ट 75% अफगानिस्तान का एरिया, स्पेशली जो रूरल एरिया है, जो माउंटेनस एरिया है, जो नॉर्थ की साइड में है और ईस्ट की साइड में है, वो तालिबान के कब्जे में आ चुका है। और ये यूएस के, जब यूनाइटेड स्टेट्स वहां पे था तब से तालिबान इसके ऊपर कब्जा किए हुए हैं। ये एक ऐसी चीज नहीं है कि ये पिछले एक महीने में हुई है। ये तालिबान कंटिन्यूसली इसको अपना कर रहा है। और जहां पे रिकैप्चर का सवाल है तो खाली 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो अफगानिस्तान की फौज है वो खाली 10 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर अपना रिकैप्चर कर पाई। तो ये सब देखते हुए इंडिया का पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में काफी इन्वेस्टमेंट हुआ है। 3 बिलियन यूएस डॉलर्स इंडिया ने इन्वेस्ट किए हैं। 3000 हमारे वहां पे एक्सपैट्रिएट्स हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं और टेक्नीशियंस हैं और हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है वो अफगानिस्तान में है अभी। और अफगानिस्तान की फौज और हमारी फौज वो काफी तालमेल है उनमें। और हमने मी-25 हेलीकॉप्टर्स अफगानिस्तान को सप्लाई किए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारा कोलैबोरेशन है उनके साथ। हमारा इंटेलिजेंस, जो हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उसमें हमारा कोलैबोरेशन है और ट्रेनिंग। और अभी जो हालात बन रहे हैं इसमें मिलिट्री टू मिलिट्री कांटेक्ट हमारा बढ़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान ने भारत की हेल्प मांगी है। और हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि कल की न्यूज है कि अफगानिस्तान के जो एम्बेसडर हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से आके मिले हैं और उनमें बातचीत हुई। और आज की न्यूज ये है कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर जयशंकर, वो अफगानिस्तान में हैं और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट मिस्टर गानी के साथ मिले हैं और उनको अश्योर किया है कि इंडिया पीस लाने में अफगानिस्तान की मदद करेगा। और खास तौर पे जो अफगानिस्तान की मांग है वो है कि उनके एयर पावर को मजबूत किया जाए। यही एज है एक अफगानिस्तान की जो फौज है वो तालिबान के ऊपर एक ही एज रखती है कि तालिबान के पास कोई एयरफोर्स नहीं। और अफगानिस्तान को, और ये जो लड़ाई जो है माउंटेन्स की लड़ाई है, डेजर्ट्स की लड़ाई है, बिकॉज इस टाइप का टेरेन है अफगानिस्तान में जिसमें एयर पावर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। और इंडिया को इसके ऊपर काफी फोकस करना पड़ेगा, इसको डिफेंस के ऊपर, कि हम उनके एयर पावर, उनके जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, उनके जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, वो सारे यूएस ओरिजिन के हैं। और खास तौर पे अभी जो प्रॉब्लम आएगी कि जितने भी टेक्नीशियंस थे जो इस एयरफोर्स को मेंटेन कर रहे थे अफगानिस्तान के, वो यूएस सिटीजन्स थे
और अब वो वापस जा रहे हैं। तो इसीलिए फ्यूचर उसकी जो एयर फ्लीट को मेंटेन करने के लिए वहां पे कौन होगा, और इसीलिए भारत को एक बहुत अहम रोल प्ले करना पड़ेगा। जी, तो सर आप क्या मानते हैं कि जो अभी अफगानिस्तान की तरफ से एक ऐसा स्पेकुलेशन आ रहा है कि इंडियन बूट्स ऑन ग्राउंड, तो आप क्या मानते हैं कि जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं उनको तैनात करने की नौबत आएगी अफगानिस्तान के अंदर? देखिए, अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है, बड़ी कंट्रीज वहां पे आई, रशिया आया, यूनाइटेड स्टेट्स आया, क्या वो जीत सके? क्या वो अपने 20 साल में भी वो लड़ाई तालिबान के अगेंस्ट जीत सके? नहीं। वो सिचुएशन उस कंट्री की ऐसी है कि वहां पे कोई भी फौज जाए, चाहे भारतीय फौज जाए, वो एक सक्सेसफुल कैंपेन नहीं हो पाएगा। और इसीलिए हमारा एक्सपीरियंस श्रीलंका का भी यही रहा है। श्रीलंका में भी भारतीय फौज गई थी, बट वहां पे हमको ज्यादा सक्सेस नहीं मिला था। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि ये खाली मीडिया की स्पेकुलेशन है, और कोई प्लान्स नहीं है इंडियन गवर्नमेंट को वहां पे भारत फौज भेजने के लिए। जी, तो सर आप क्या मानते हैं कि जो तालिबान है वो कभी भारत से पीस नेगोशिएशन की कोई डील करेगा या नहीं करेगा? देखिए, आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि काफी पीस नेगोशिएटर्स ऑलरेडी इस ग्राउंड में हैं। ज़ल्मे खालिजाद जो यूएस ने अपॉइंट किया है नेगोशिएटर, वो अभी भी डायलॉग में है, और अभी दोहा टॉक्स होने वाली हैं। और उससे पहले पाकिस्तान ने एक प्री दोहा टॉक्स के लिए गुजारिश की है, और पाकिस्तान का जो सपोर्ट है और जो इन्फ्लुएंस है तालिबान पे, वो इतना स्ट्रांग है कि वो इंडिया को दखल नहीं देने देगा। जी, तालिबान और इंडिया के बीच में ऑलरेडी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो चुका है। ये बैकडोर कम्युनिकेशन है, जिसमें हम उनसे 3 मुद्दों पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी जो वहां पे इन्वेस्टमेंट्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा, हम तालिबान को ये बताना चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान का एक प्यादा ना बने, पॉन्स इन द हैंड्स ऑफ पाकिस्तान, जो अंग्रेजी में बोलते हैं। और तीसरा, जो पाकिस्तान के जो एंटी टेररिस्ट ग्रुप हैं जो कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं, उनको तालिबान की हेल्प नहीं मिलनी चाहिए। ये 3 मुद्दे हैं, और भारत चाहता है कि एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच में हो, जिसके अभी चांसेस बहुत कम लग रहे हैं मुझे। और ये जो भी होगा वो होगा अफगान लेड, अफगान ओन्ड एंड अफगान कंट्रोल्ड। तो ये एक फ्रेमवर्क है जो पीस टॉक्स को आगे बढ़ा सकेगा। जी, तो सर आप क्या मानते हैं कि जो फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान है आने वाले सर सालों में, आप उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि एक ये चीज़ स्पेकुलेशन मानी जा रही है कि काफ़ी सारे जो यूएस के डिफेंस एनालिस्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि अफगानिस्तान जो है ना एक डिसिविलाइज जो नेशन है वो हमेशा वैसे ही रहेगा जैसे वो रहता आया है। उसके बारे में सर आपका क्या मानना है? देखिए, अभी जो सिचुएशन काफी डेलिकेट है और सेंसिटिव है। 3 अफगानिस्तान का फ्यूचर 3 चीजों में
जा सकता है। सबसे पहले पावर शेयरिंग एक स्टेबिलिटी देगा अफगानिस्तान को। दूसरा, अफगानिस्तान सिविल वॉर की तरफ जा सकता है जिसमें पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा, और इसीलिए जितने भी रेफ्यूजीज होंगे वो सारे पाकिस्तान में आएंगे, और इसको रेफ्यूजीज के साथ मिलिटेंट्स भी शामिल हो सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये एक पाकिस्तान के लिए ट्रोजन हॉर्स बन गया है जो पाकिस्तान ने पैदा किया था। अब पाकिस्तान उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और जैसे ही अब भी आप देखेंगे तालिबान पावरफुल होता जाएगा, वो पाकिस्तान के शिकंजे से निकलता जाएगा। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जैसे ही आपके पास पावर आ जाता है और आपके पास वो वेरविदाल हो जाता है, तो आप दूसरे देश के दबाव में नहीं आ सकते। और ये जो टीटीपी कार्डर्स हैं जो अफगानिस्तान में हैं, ऑलरेडी आपने सुना होगा कि एक पाकिस्तान आर्मी के एक ऑफिसर को और 11 जवानों को इसको मारे गए हैं अभी 2 दिन पहले, और 9 चाइनीज नेशनल्स एक बॉम्ब ब्लास्ट में बस में हलाक हुए हैं। ये जो सारे जो डेवलपमेंट्स हैं, ये पाकिस्तान के इंस्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। दूसरा, ये जो आईएसएस है, आईसीआईएस और अल कायदा, ये सारे ग्रुप्स जो अभी तक डॉर्मेंट थे यूएस के इसको वजह से कि उनको फियर था कि उनको यूएस टारगेट करेगा, अभी आप देखेंगे कि ये फिर से उभर के आएंगे अफगानिस्तान में, और ये इंस्टेबिलिटी पैदा करेंगे अफगानिस्तान में। तो एक अमेरिकन एनालिस्ट ने बताया कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, और जिस हिसाब से तालिबान अपने एडवांसेस अपना कर रहा है, मुझे काफी वो लगता है कि ये जो स्टेबिलिटी है अफगानिस्तान में, ये कुछ दिनों के लिए ही है खाली, और इसके बाद एक सिविल वॉर का जो मेरा जो मानना है, सिविल वॉर की तरफ अफगानिस्तान जाएगा, जो यूएस, रशिया, ईरान, इंडिया और पाकिस्तान, ये 5 देश हैं जो अगर अपनी कोशिश एक सिंसियर तरीके से करेंगे तो इसको शायद रोक पाएंगे। तो सर, आपने अभी सर जैसे बताया कि जो अफगानिस्तान का एक फ्यूचर है, जो आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर वहाँ की सिविल वॉर के हालात छिड़ सकते हैं, तो सर क्या इस दरमियान नाटो फोर्सेज जो अमेरिका की सहयोगी फोर्सेज हैं, उनका भी अफगानिस्तान छोड़ना क्या ये वो डिसीजन है अफगानिस्तान के नजरिए से? देखिए, अगर आप यूएस का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, आपने इराक में देखा, बीच में छोड़ के आ गया यूएस, एक ब्रोकन स्टेट की तरह इराक रह गया। आपने लिबिया में देखा, यूएस ने गद्दाफी के अगेंस्ट अपराइजिंग को सपोर्ट किया, और फिर इसको लिबिया को एक अनस्टेबल सिचुएशन में छोड़ के बाहर आ गया। आपने सीरिया में देखा। सो ये यूएस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये अपने इंटरेस्ट को अहमियत देता है, और इसको कोई परवाह नहीं है कि और देश और कंट्रीज में क्या इंस्टेबिलिटी है और क्या उसको प्रॉब्लम्स हैं। आज चाइना की वजह से यूएस एक डिलेमा में है
बिकॉज चाइना बहुत स्ट्रांग हो चुका है और इंडो पैसिफिक में चाइना का जो दबदबा है वो बढ़ गया है। और पिछले साल चाइना ने यूएस को ओवरटेक कर लिया है कि चाइना की आज की डेट में सबसे लार्जेस्ट नेवी है जो एक टाइम पे यूएस की होती थी। और ये जो पैसिफिक ओशन है और इंडियन ओशन है और जो साउथ चाइना सी है, अब यूएस अपना रुझान उस तरफ लेके जा रहा है और इसीलिए मिडिल ईस्ट में जितने भी उसकी फोर्सेस थी वो उसने विड्रॉ कर ली और अफगानिस्तान में अपने फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया है। दूसरा, ये यूएस की इकोनॉमी के ऊपर बहुत इसका फर्क पड़ रहा है। अभी इतने कई अरब डॉलर्स यूएस ने अपना खर्च किए हैं। एक 16,000 से इसको 20,000 इसको यूएस ट्रूप्स वहां पे रहे हैं और एक टाइम पे 1 लाख से ऊपर थे वहां पे और आहिस्ता आहिस्ता इसको यूएस ने अपने ट्रूप्स वहां पे रिड्यूस किए हैं और 2,000 से ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी की वहां पे कैजुअलिटीज हुई, जिसका बैकलैश आपने इलेक्शंस में देखा होगा। ये यूएस इलेक्शंस थे तो उसमें काफी डेमोन्स्ट्रेशंस हुई थी और उसको लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया था कि हम चाहते हैं कि यूएस अफगानिस्तान से वापस आ जाए। और ट्रंप ने अनाउंसमेंट की थी कि इसको मई में हम लोग वापस आएंगे और इसको बिडेन ने जो डिसीजन ट्रंप गवर्नमेंट ने लिया था उसको सपोर्ट किया और मई की जगह 3-4 महीने और टाइम देके सितंबर में अपने फोर्सेस को विड्रॉ किया। तो ये पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस एरिया की ऑलरेडी इसको बदल चुकी है और यूएस के इंटरेस्ट अभी कहीं और हैं और इसीलिए इसको वहां से वो विड्रॉ कर गए। जी सर, आप क्या मानते हैं कि जो अभी एक पूरा प्लान मोटिव चल रहा है तालिबान का वेपन्स कैप्चरिंग के लिए, जिसमें अमेरिकन जो मेड वेपन्स हैं, जिसमें हमवीज भी हैं और उनके जो मैन्युफैक्चर ट्रक्स हैं, टैंक्स हैं, आर्टिलरी सिस्टम्स हैं, उनके ऊपर तालिबान बहुत तेजी से कब्जा करता हुआ आ रहा है। चलो دا روان سم مخدلي کاری صرفا باندې ماشاءالله دا د شوی کوټ ولسوالۍ د سرسخر د قرارګاه ټانګانی। तो सर, आप क्या मानते हैं, इसके ऊपर आपके व्यूज क्या है कि क्या ये जो चीजें हैं, क्योंकि एक अभी हालिया रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ये देखा गया था कि जो अफगानिस्तान के अंदर वेपन्स हैं यूएस के, मोर देन 17,000 जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो छोड़ के यूएस जो आर्मी है वो वापस लौट रही है। तो क्या ये एक मेजर बूम होगा तालिबान के लिए और अफगानिस्तान के अंदर राज करने के लिए? इसके बारे में सर आपका क्या मानना है? अब ये देखिए, खबर ये भी आई थी कि तालिबान के पास मिसाइल्स भी आ चुकी हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी आ चुकी हैं जो एयरक्राफ्ट को टारगेट कर सकती हैं। और इसको पिछले साल एक Mi-25 का हेलीकॉप्टर भी गिराया था इस तालिबान ने। और ये जितना भी जो यूनाइटेड स्टेट्स ने इक्विपमेंट अफगानिस्तान आर्मी को सप्लाई किया है, और जैसे आप बता रहे हैं, ये एक वल्नरेबिलिटी हो चुकी है। और हाल ही में आपने सुना होगा कि 2000 से 2,500 अफगान सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया है। موږ یقینا د زړه کومې د هغو عسکرو پر راتګ خوشحالیږو چې د څو پیسو لپاره د هغوی له ځواني، غرور
افغانیت او اسلامیت سره لوبې سوي. موږ د سترګو په اوښکو سره غواړو هغه د کمترۍ احساس لرې کړو چې زموږ له عسکرو ورونو سره پیدا سوی. دوی ته واقعا ځان ملامت ښکارېږي، خو موږ ورته عفو کوو او ورونه مو دي. ما از صمیم قلب به آمدن آن عساکر خرسند میشویم که با جوانی، غرور، افغانیت و اسلامیت آنها در مقابل چند پول بازی شده است. ما می‌خواهیم با ریختن اشک خود آن احساس کمتری را دور بسازیم که به برادران عسکری ما پیدا شده و خود را ملامت می‌دانند. ما به آنها عفو می‌نماییم، آنها برادران ما اند. الحمدلله دا د ګمیشې د پوسټه ګمیشې پوسټه دا اوس د ټول عسكر د تسلیم سره और तालिबान को ज्वाइन कर गए और जो पूरा जो हथियार वगैरह है उनका अभी जो तालिबान के पास आ चुका है. तो ये कंसर्न रहेगा अगर तालिबान पूरा कैप्चर कर लेता है और काबुल तक पहुंच जाता है और जो नर्व सेंटर है अफगानिस्तान का, और अगर उसको कंट्रोल कर पाता है तो जो भी जो मिलिट्री हार्डवेयर होगा वो उसके हाथ में लग जाएगा. और एक बार ये मिलिट्री हार्डवेयर उनके पास आ जाएगा और उनके पास रिसोर्सेज हैं और पाकिस्तान आर्मी भी उनको सपोर्ट कर सकती है. चाइना भी वहां पे अपना जो पाकिस्तान के थ्रू सपोर्ट करेगा और जो भी ये इक्विपमेंट है उसको मेंटेन करना और उसकी स्पेयर सपोर्ट्स लेना, ये सारी चीजें प्रोवाइड हो सकती हैं तालिबान को. बिकॉज आप मान के चलिए कि चाइना बहुत वरिड है सी पैक के लिए जी. और अगर अफगानिस्तान स्टेबल नहीं होगा तो वो उसका जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है सी पैक का और जो पाकिस्तान के थ्रू जा रहा है वो एक वनरेबिलिटी पे आ जाएगा. तो इसीलिए इसको चाइना का इस अफगानिस्तान में दखल देना पाकिस्तान के थ्रू एक ग्रेट पॉसिबिलिटी रहेगी. तो सर आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमें समय देने के लिए, और उम्मीद है अगली बार जब आपसे सर मुलाकात होगी तो कुछ एक नए टॉपिक्स पे और नए हॉट इश्यूज पे आपसे डिस्कशन होता रहेगा. चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद. थैंक यू हिमांशु. जय हिंद.